हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अगर हम कूलाम के नियम की बात करते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम का डिस्कशन करेंगे तो देखिए कूलाम का नियम क्या होगा। हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई दो समान प्रकृति के आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। लेकिन दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को ये करेंगे आकर्षित। क्या करेंगे? एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या बताया? समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए इसमें इसके आधार पर कि इनमें आकर्षण इन दोनों आवेशों में, सजातीय या विजातीय आवेशों में, समान प्रकृति या विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कूलाम के नियम का। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है। ये क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्या कहा इस नियम ने? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, बिंदु आवेश लिखना और स्थिर आवेश लिखना, क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। किसके लिए सत्य है? केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। तो क्या कहा? किस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल, उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, दोनों आवेशों की बीच की दूरी के, दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये कूलाम का नियम है। क्या कहेंगे हम कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या तो दोनों आकर्षित करेंगे एक दूसरे को या क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये नियम आपका कूलाम का नियम कहलाता है। तो ये हमने कथन लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा कूलाम के नियम का। अब हमने ऐसे कहा कि मान लिया हमारे पास दो आवेश दिए गए हैं, तो माना दो आवेश हो गया, एक Q1 हो गया और दूसरा हो गया आपका आवेश कितना Q2, और दोनों आवेश जो हैं ये Q1 हो गया, दूसरा ये Q2 हो गया। ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? r दूरी पर स्थित हैं। तब कूलाम का नियम क्या कहता है कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती। तो दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर हो गया आपके पास 2। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से क्या कहेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अगर हम लिखें यहाँ पे पहले और दूसरे समीकरण से लिखेंगे तो हम क्या कह पाएंगे कि F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा K, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर K जो है वो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान अलग अलग मापन पद्धतियों में अलग अलग होता है। K जो है वो एक समानुपाती स्थिरांक है तथा इस समानुपाती स्थिरांक का मान अलग अलग मापन पद्धतियों में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम आगे बात करें इसमें तो हम बात करते हैं CGS पद्धति में। यहाँ पे सॉल्व किया हमने और क्या लिखा? CGS पद्धति में। तो अगर हम देखें कि CGS पद्धति में K जो होगा वो आपका कितना आएगा, तो हमने कहा CGS पद्धति में K बराबर 1। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, K बराबर 1। तब समीकरण 3 से क्या लिख पाएंगे हम? तब समीकरण 3 से तो आप समीकरण 3 से इसको क्या कह पाएंगे? K की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी और 1 रखी, तो F बराबर आ जाएगा आपका क्या? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आ जाएगा। बल का मान क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इकाई क्या बनेगी? डाइन। बल की CGS इकाई क्या होती है? डाइन। लेकिन अगर मैं SI की बात करता हूँ, इसी में SI पद्धति में हमने दूसरा लिखा SI पद्धति में। क्या लिखा? SI पद्धति में। अगर मैं SI पद्धति की बात करता हूँ तो SI पद्धति में जो K का मान होगा वो बनेगा आपका क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन। K का मान क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एक बात ध्यान रखें यहाँ पे कि जो एप्सिलॉन है वो होता है आपका क्या? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। जो एप्सिलॉन है वो क्या होता है आपका? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख पाएंगे इसकी और आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये K का मान आ जाएगा। K का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एप्सिलॉन क्या कहलाता है आपका? एप्सिलॉन क्या कहलाता है? तो एप्सिलॉन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, क्या कहते हैं एप्सिलॉन को? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको कहते हैं हम निरपेक्ष विद्युतशीलता। ध्यान रखें, एप्सिलॉन को आप क्या कहते हैं? एप्सिलॉन को आप कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो हमने लिखा है इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता ये कहलाता आपका निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है एप्सिलॉन नॉट। तथा इसका मान जो है, मान एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो क्या होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्या होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12।
और यहाँ से यूनिट क्या बनेगी इसकी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसे बनती है ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एप्सिलॉन आर को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर को आप कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक या परावैद्युतांक। ये भी हम आगे सीखेंगे कि परावैद्युतांक क्या होते हैं, ठीक है। तो ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, तथा इस परावैद्युतांक का जो मान है वो अलग अलग मापन पद्धति, वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। जैसे मैं कहूँ वायु या निर्वात के लिए तो आप कहेंगे 1, मैं कहूँगा शुद्ध जल के लिए तो आप कहेंगे 80, मैं कहूँगा शुद्ध धातुओं के लिए तो आप कहेंगे अनंत, ठीक है। कांच के लिए 3 से 4 के मध्य। तो ऐसे अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होगा। तब हमने कहा कि जो k का मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मैं कहूँगा समीकरण 3 से आप क्या लिख पाएंगे, समीकरण 3 से हम इसको क्या लिख पाएंगे कि F बराबर बल क्या आएगा, F बराबर 1/k का मान लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये किसका मान लिखा हमने, k का। देखें समीकरण नंबर 3 में ये जो k था इसकी जगह क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यह जाएगा आपका क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये बल का एक और फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये सूत्र केवल तभी लागू होगा जब दो आवेश किसी माध्यम में स्थित होंगे। दो आवेश कहाँ स्थित होंगे, किसी माध्यम में। अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि दो आवेशों को जल में रख दिया जाता है तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे। मैं कहूँगा कि दोनों आवेशों को किसी धातु के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, तब ये सूत्र लगेगा। तो ये कब इस माध्यम कब लागू होगा, माध्यम में, केवल मीडियम में। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिख दें माध्यम, मीडियम के लिए सत्य है। इकाई क्या आ जाएगी, यहाँ पे इकाई आएगी, बल की इकाई होती है न्यूटन। ऐसा इकाई क्या होती है, न्यूटन। तो ये माध्यम में लागू होगा। कोई भी माध्यम में जब दो आवेश उपस्थित हैं तो जो बल का सूत्र बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ऐसे कह दूँ, किसी में कंडीशन लगा दी कि वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात में बल, वायु या निर्वात में बल, निर्वात में बल। तो अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि वायु या निर्वात में बल की मात्रा क्या होगी, तो एप्सिलॉन आर जो है वो 1 होता है। किसके लिए, एप्सिलॉन आर बराबर 1, वो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में। एप्सिलॉन आर का मान जो है वो वायु या निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो अगर ये एप्सिलॉन आर का मान वायु या निर्वात के लिए 1 हो गया तो यहाँ पे आप 1 लिख पाएंगे। तो मतलब बल लिखेंगे आप वायु में, बल कहाँ लिखेंगे, वायु में या निर्वात में। तो वायु में बल लिखेंगे, एप्सिलॉन आर का मान 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये वायु या निर्वात में अगर दो आवेश उपस्थित हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बल की इकाई आपकी क्या बनेगी, न्यूटन बनेगी। बल की इकाई यहाँ पे भी क्या बनेगी, न्यूटन। और न्यूटन को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। अब एक बात और इम्पोर्टेंट आप याद रखें, यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो लिख रहे हैं, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका जो आंकिक मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो होती है 9 × 10⁹। कितनी होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका आंकिक मान कितना होता है, 9 × 10⁹। और ये बचेगा आपका क्या, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये बल का परिमाण आ गया, केवल अभी हम परिमाण की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसा लिख पाएंगे
1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं, इसका जो आंकिक मान है सॉरी 1/4πε0 का जो आंकिक मान है वो होता है 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। 1/4πε0 का मान ये होता है। अगर हम यहाँ पे 1/4πε0 की यहाँ पे यूनिट लिख पाएंगे तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 का जो आंकिक मान होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 का आंकिक मान 9 इंटू 10 की पावर 9, इसको के भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ कूलाम का नियम। क्या पढ़ा हमने, ये कूलाम का नियम। अब इस कूलाम के नियम में अभी हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट जो था वायु निर्वात की विद्युतशीलता थी, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमने कहा एप्सिलॉन नॉट की इकाई एवं विमा, एप्सिलॉन नॉट की इकाई एवं विमा, इकाई एवं विमा इसको ज्ञात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की इकाई एवं विमा को ज्ञात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की इकाई एवं विमा क्या होगी, तो वायु या निर्वात में बल का मान, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में बल, वायु या निर्वात में जो बल होगा वो कितना होगा ये देखना है हमको। तो देखिए वायु या निर्वात में जो बल होता है उसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये वायु या निर्वात में बल होता है। एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर लिख दूं तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πF इंटू Q1 Q2 बाय R²। ये बन गया। ठीक है, अब बस यहाँ से हम लिख सकते हैं इकाई। तो अगर आप यहाँ से इसकी इकाई बनाएंगे तो देखिए इकाई क्या बनेगी, एप्सिलॉन नॉट की इकाई बन पाएगी इसकी एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π एक इकाईहीन राशि है, 1 बल की इकाई क्या बनती है, न्यूटन। तो हमने यहाँ पे बल की इकाई लिख दी न्यूटन, इंटू आवेश की क्या है, कूलाम, और एक और आवेश है तो साथ में कूलाम, और आर क्या थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दूरी की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट की हम इकाई बना पाए, और इकाई इसकी बन गई क्या, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई बन गई। ठीक है, विमा की बात कर रहे थे तो विमा भी कई बार पूछ ली गई है इसकी, तो हम इसकी विमा और देखते हैं इसकी कि विमा क्या बनेगी। तो देखिए अगर आप इसकी विमा बनाएंगे तो हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या, 1/4πF Q1 Q2 बाय R², ये लिखा। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π, 4π की कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि है। 4π कैसी राशि है, विमाहीन। तो बल की विमा क्या बनेगी, mL/t-2, आवेश की क्या बनेगी, AT इंटू AT बटे R² की क्या बनेगी, L²। तो आप फाइनली इसको सॉल्व कर पाएंगे तो ये बनेगा क्या, A²T² डिवाइडेड बाय mL³ सॉल्व कर दें तो ये विमा बन जाएगी आपकी क्या, m ऊपर गया तो ये बना m-1, L को लिख पाएंगे L-3 T4 A-2। ठीक है, क्या बना, A-2, ये इसकी विमा बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम एप्सिलॉन नॉट की इकाई और विमा ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन के नियम का जो नियम था दोनों आवेशों के मध्य, इसका एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें परावैद्युतांक, इकाई आवेश और इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें सीखेंगे। तो आप इतना पढ़ के आइएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू।